नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है प्राकल्पना के स्रोत, सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। प्राकल्पना के स्रोत क्या है, इसको जानने से पहले एक बार हम प्राकल्पना क्या है उसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। प्राकल्पना के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं, फिर भी प्राकल्पना क्या है जब इसकी बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अनुसंधान या सर्वेक्षण जब हम करते हैं उसमें समस्या या घटना के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का एक पूर्वानुमान लगाता है। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप का एक पूर्वानुमान लगाता है कि ये घटना क्यों घटी, इसका क्या कारण हुआ और इसका क्या परिणाम होगा। तो इसका एक जो पूर्वानुमान लगाता है या एक पूर्व चिंतन करता है, इस पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान को ही हम क्या कहते हैं, प्राकल्पना या उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस कहते हैं, है ना। किसी भी प्राकल्पना के या कोई भी हम प्राकल्पना बनाते हैं उसमें कोई भी विषय लेते हैं, उसके कई चर भी होते हैं। एक चर जो होता है वो मुख्य होता है, बाकी के अन्य जो जितने भी उसके चर हैं वो सहायक हो सकते हैं। तो प्राकल्पना क्या है, एक अनुमान है। प्राकल्पना क्या है, ये नहीं है कि हमको क्या करना है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि प्राकल्पना को हम सही साबित करें। प्राकल्पना क्या होती है, एक आधार होती है जिसके आधार पर हम घटना या समस्या से संबंधित सत्य को ढूंढते हैं, है ना। तो प्राकल्पना को कई जो आपके समाजशास्त्री है उन्होंने समझाने का प्रयास किया। लुनबर्ग, गुडे एंड हॉट, पीवी यंग, आपके पीटर ब्लाउ, है ना, कई हैं, उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। प्राकल्पना की जब बात की तो कई ने इसे कहा एक काम चलाऊ सामान्यीकरण, कुछ ने कहा मान्यता है, कुछ ने क्या कहा एक विचार है, कुछ ने इसको प्रीपोजिशन या प्रस्थापना कहा, कुछ ने एक काम चलाऊ अनुमान कहा, है ना। तो कई ऐसे समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अनुमान, प्रस्थापना आदि कहा। ये क्या करती है, शोध की समस्या हेतु निर्मित करते हैं और उससे तथ्य की सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन होता है। इसी के आधार पर उसे हमने क्या कहा, प्राकल्पना कहा, एक पूर्वानुमान। तो प्राकल्पना क्या है, एक पूर्वानुमान, एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है। प्राकल्पना की स्रोत की जब हम बात करते हैं, है ना, तो हम क्या कहते हैं कि कई स्रोत है प्राकल्पना के, केवल ऐसा ही नहीं है एक ही स्रोत है, कुछ भी हो सकता है प्राकल्पना का स्रोत। जब अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राकल्पना ग्रहण कर सकता है ना, ये हम जानते हैं कि भाई एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से क्या कर सकता है, प्राकल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, उसकी विचारधारा, उसकी कल्पना, उसकी अंतर्दृष्टि के आधार पर भी क्या कर सकता है, प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। कुछ भी हो सकता है स्रोत, उसका सूझबूझ भी हो सकती है, उसकी विचारधारा भी हो सकती है, उसकी कल्पना भी हो सकती है, उसकी अंतर्दृष्टि भी हो सकती है, जिससे वो प्राकल्पना का निर्माण करे। ठीक है, गुडे एंड हॉट थे, इन्होंने प्राकल्पना के जो है वो 4 प्रमुख स्रोत बताए। इन्होंने कहा सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं और व्यक्तिगत अनुभव। ये क्या है, प्राकल्पना के प्रमुख स्रोत हैं जिनसे प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। पहली हम लेते हैं सामान्य संस्कृति, जनरल कल्चर। प्रत्येक समाज की, हम सभी जानते हैं, एक अपनी संस्कृति होती है ना। उसके सदस्यों की रहन सहन होता है, खान पान होता है, वस्त्र की एक शैली होती है ना। रहन सहन, खान पान, वस्त्र, वेशभूषा, बोलचाल, इस सब की एक शैली होती है हर संस्कृति की। परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संस्था तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है। ठीक है, जो कि उसकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है।
ठीक है। ये क्या करती है, उसकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। यह सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। ये जो इसकी जो सामान्य संस्कृति, ये भी क्या करती है, प्राकल्पना का निर्माण करती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 प्रमुख बातें आती है ना। सामान्य कोई भी संस्कृति है उसके अंतर्गत हम 3 बातों को रखते हैं। एक तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, एक लोक विश्वास और तीसरा है सामाजिक परिवर्तन, है ना। यहाँ पर हम इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे। यदि हम संस्कृति के इन तीनों तत्वों की जब हम बात करेंगे तो हम पहला लेते हैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो कि सामान्य संस्कृति जो है उसका एक हिस्सा है, कल्चरल बैकग्राउंड। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। क्या करते हैं, किसी भी संस्कृति की जो पृष्ठभूमि है ये भी क्या करती है, प्राकल्पना के निर्माण में सहयोगी होती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और उसके विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है ना। यानी आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या करती है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देती है, वातावरण बना देती है। उससे क्या होता है, या तो आपके विज्ञान का विकास क्या है, प्रोत्साहित होगा, उसका विकास होगा, या फिर वो क्या होगा, उसका हतोत्साहित होगा, है ना, विकास नहीं होगा। तो आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों में और अमेरिका में क्यों अधिक हुआ, है ना। दूसरी बात, अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य हैं कि भाई आपके समाजशास्त्र का विकास जो है वो केवल पश्चिमी देशों में और अमेरिका में भी क्यों ज़्यादा हुआ, दूसरे देशों में क्यों नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी हो सकती है। अमेरिका और भारत में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों से निर्मित प्राकल्पनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। भाई दोनों की क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, तो वहाँ जो प्राकल्पना बनेगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था, इसका विशेष क्या है, अधिक है। इसलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना जो होगी वो इन पर आधारित हो सकती है। लेकिन पश्चिमी समाजों में क्या है, वहाँ व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता है, व्यक्तिवादिता को महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध कई बातों से जोड़ा जाने लगा है ना। वह व्यक्तिगत सुख के प्रसंग को लेकर अनेक प्राकल्पनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो क्या है, दोनों में सामाजिक सांस्कृतिक अंतर है, पृष्ठभूमि अलग है, इसलिए दोनों में प्राकल्पनाओं का निर्माण भी अलग अलग रूप में होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, दूसरी ओर क्या होता है, भारत में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, जजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि ये सब है महत्वपूर्ण प्रकल्पना इनको लेकर के बनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, संयुक्त परिवार में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई हम यहाँ किसकी बात करते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तो हम संयुक्त परिवार पर प्राकल्पना बनाएंगे कि भाई यहाँ क्या होता है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति क्या होती है, निम्न होती है। उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति क्या होती है, निम्न होती है। इसलिए स्पष्ट है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक विशेष प्रकार की प्राकल्पना को जन्म देने के लिए क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। दूसरी जो इसमें हमने चीज़ ली, लोक विश्वास, फोक बिलीफ्स, है ना। हर संस्कृति में ऐसी कुछ सामान्य मान्यता और विश्वास पाए जाते हैं जिसकी अभिव्यक्ति हम किसके द्वारा करते हैं, कुछ कहावतों के द्वारा, मुहावरों के द्वारा, दोहों द्वारा, तुकबंदियों द्वारा, सूक्तियों द्वारा आदि क्या करते हैं, की जाती है। चूँकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से होता है, लोक विश्वास यानी एक लंबे समय से इनका प्रचलन होता है। जो भी मुहावरे हैं, कहावतें हैं, दोहते हैं, है ना, इनकी क्या है, बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। अतः कई लोग इन्हें सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। चूँकि लंबे समय से चले आ रहे हैं इसलिए क्या होता है, लोग इनको सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य है, ये जानने के लिए अनुसंधान
कर्ता इनमें से किसी को भी प्राकल्पना मानकर अध्ययन कर सकता है। वास्तव में ये कितना सही है या गलत है ये जानने के लिए क्या करता है, अनुसंधानकर्ता किसी को भी प्राकल्पना मान लेता है और उसी के आधार पर क्या करता है, अध्ययन करता है। तीसरी जो हम लेते हैं वो है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है। हम सभी जानते हैं हर समाज में या संस्कृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है या समय के साथ इनमें परिवर्तन आता ही आता है। यह परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को भी क्या करता है, जन्म देता है। जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे प्राकल्पनाएं भी जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए आप जैसे ले लो, भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में जैसे कुछ प्राकल्पनाएं अगर हम बताना चाहें, भारत में जो जो औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार क्या होंगे, टूटेंगे और जाति प्रथा का विघटन होगा। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में क्या होगा, स्त्रियों की स्थिति उच्च होती जाएगी। प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में वृद्धि भी होगी। तो ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हो रहे हैं, समाज और संस्कृति में परिवर्तन हो रहे हैं। तो जो नई नई प्राकल्पनाएं हैं उनका भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये तो जो आपकी हमने तीनों बात की, लोक विश्वास, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये हमने सामान्य संस्कृति के अंतर्गत ली, जनरल कल्चर के अंतर्गत। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक मेथड। ये भी प्राकल्पना के स्रोत है। कैसे कि कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, है ना। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं, है ना। तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया है ना। मार्क्स में क्या किया था, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के आधार पर भी इन्होंने क्या किया, आगे वर्ग से जो संबंधित शोध किए, उसमें उन्हीं जो सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया था उन्हीं से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया। तीसरी हम लेते हैं स्रोत इसका सादृश्यताएं, एनालॉजीज। कई बार समरूपताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव, सोशल ऑर्गेनिज्म की कल्पना जीवों के शरीर की रचना से ग्रहण की थी, है ना। इसने जो अपना सोशल ऑर्गेनिज्म का जो सिद्धांत दिया था वो किससे प्रेरित था, जीवों के शरीर की रचना से। वे समाज को भी एक शरीर की भांति ही मानते थे। ठीक है, तो जूलियर क्या है, सदृश्यताएं, समरूपताएं क्या करती है, प्राकल्पनाओं को, उसमें समरूपता देखी तो इन्होंने क्या किया, उससे संबंधित प्राकल्पनाओं का जन्म। जूलियन हक्सले, उनका मत क्या था कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। हम कोई भी अवलोकन कर सकते हैं, उसके आधार पर भी क्या प्राकल्पना का निर्माण हो सकता है ना। कुछ विशेष व्यवहार मानव और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव बढ़ते हैं, उससे समान कल्पना की गई, है ना। तो लुई पाश्चर थे, उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। तो ठीक है, तो ये क्या करते, कई बार समरूपताएं ये भी क्या करती है, प्राकल्पनाओं को जन्म देती है। चौथा हम लेते हैं व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का भी परिणाम होती है ना। यानी उदाहरण के लिए क्या होता है, लोम्ब्रोसो जो था उसने अपराधी जन्मजात होते हैं, इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया था, है ना। न्यूटन ने जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो प्राकल्पना थी वो डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना और माल्थस की जो जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना थी उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम थी। तो एक दूसरे से जो इन्होंने इनकी प्राकल्पनाएं देखी, जिन्होंने खोज के लिए प्राकल्पनाएं ली, उसके आधार पर अपने अनुभवों के आधार पर भी क्या करता है, व्यक्ति प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। ठीक है, पांचवी हम लेते हैं इंट्यूशन। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार क्या होता है, मानव की
अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि जीवन में अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर आत्मा पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि भाई मेरा मन ऐसा कहता है, ये उसकी अंतरात्मा कही जा सकती है। अंतरात्मा पर आधारित प्रकल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन हो जाता है। जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसके लिए जो आपका परीक्षण है वो कई बार मुश्किल भी हो जाता है ना। तो ये क्या है, इंट्यूशन के आधार पर प्राकल्पनाओं का जन्म होता है। ठीक है, फिर है आपके अनुसंधान एवं साहित्य, रिसर्च एंड लिटरेचर। कई बार हम अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्ष और साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। यानी कई बार प्राकल्पना किसके आधार पर, जो पहले अनुसंधान किए गए हैं या साहित्य हैं उनके आधार पर भी उनका निर्माण होता है। तो ये प्राकल्पना के स्रोत हैं जो हमने देखे। पहला सामान्य संस्कृति, इसमें 3 हमने देखे, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा सादृश्यताएं, चौथा व्यक्तिगत अनुभव, पांचवा अंतःप्रज्ञा, छठा अनुसंधान एवं साहित्य। ये है प्राकल्पना के कुछ स्रोत। धन्यवाद।